हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम फिर से पार्ट 2 लेके आए हैं हिंदी के मॉडल सेट नंबर की। यहाँ मॉडल सेट नंबर 2 पहला का पार्ट 2 है, ये दूसरा नंबर लेक्चर है। तो फटाफट से जो लोग फर्स्ट क्लास में जुड़े थे उन सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आपका 50 क्वेश्चन पिछले क्लास में क्लियर हो गया होगा और आज की क्लास में फिर से 50 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर देंगे ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे और 51 नंबर सवाल से आज हम चलेंगे। पिछले कक्षाओं में हमने 50 नंबर क्वेश्चंस कर लिया था और आज से हम करेंगे 51 नंबर से। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ जो लोग पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देखें। हम लोगों ने शर्त रखा है कि एक मॉडल सेट को 2 भागों में बांटा जाए ताकि आपको ज़्यादा बड़ा क्लास न लेना पड़े। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा 51 नंबर सवाल है। कहता है कि उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? बताइए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, प्रेमचंद्र है, मोहन राकेश है या यशपाल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और राइट आंसर आपको बताना है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार यानी शीर्षक के कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर सभी कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एकदम राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी का ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? अगला है 52 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक के कहानी का नायक है? नायक कहने का मतलब किसने ये लिखा है और उसका नायक यानी मेन जो उसका भागीदारी है उसने कहा था कहानी में, वो किनका है? बजीरा सिंह का है, लहना सिंह का है, बोधा सिंह या हजारा सिंह का है? बताइए आप लोग। 52 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग देंगे। जी हाँ, 52 नंबर सवाल का जवाब फटाफट आप लोग देंगे। तो उसने कहा था कहानी में जो सबसे मुख्य पात्र है वो है कौन है? जो सबसे मुख्य पात्र लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लहना सिंह के ऊपर ही पूरी कहानी का सारांश होता है और जब आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा व्याख्या किसी का किया गया है, उसने कहा था कहानी में, तो ये लहना सिंह से किया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल 53 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? जी हाँ, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान या इनमें से कोई नहीं? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 53 नंबर सवाल है साथियों ये। 53 नंबर सवाल का जवाब फटाफट आप लोग बताएंगे कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो किस प्रकार की है? जी हाँ, चरित्र प्रधान की है। इसमें चरित्र की व्याख्या उसमें दिखाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। उसने कहा था कहानी, मैं आपको बता दूं इस पर एक फिल्म भी बना हुआ है, आप लोग फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं, या जो आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कराया जा रहा है वो आपके लिए 100% सफिशियंट है। इससे अगर आप करते हैं तो 90% स्टडी विथ रवि आपको रिजल्ट देने में सहायता करेगा। तो चलिए अगला 54 नंबर सवाल को देखिए। कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? धर्मयुग, समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रकार या हिंदी प्रदीप का? तो बालकृष्ण भट्ट ने जिस पत्रिका का संपादन किया था वो कौन था साथी? वो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है हिंद प्रदीप, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है इसका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हिंदी प्रदीप का क्या किया था? संपादन किया था। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। अगला सवाल देखिए 55 नंबर सवाल को देखते हैं। 55 नंबर है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बताइए, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है? ललित निबंध है, कहानी है, एकांकी है, यात्रा संस्मरण है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे कि उसने कहा था बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है? जी हाँ, क्या है? बालकृष्ण भट्ट की द्वारा जो रचना है बातचीत वो क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सभी का, सॉरी ऑप्शन नंबर
जी ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि एकदम राइट है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और इसका कहानी का ये जो याद करने का तरीका क्या है, ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बातचीत, इसे आप याद रख सकते हैं। पूछा जाएगा कि बातचीत किसने लिखा है, तो वो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, और 1 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखते हैं। 56 नंबर सवाल है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है, बताइए। ओ सदानीरा के लेखक कौन है, नामवर सिंह है, मोहन राकेश है, रामधारी सिंह दिनकर है, या जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है। 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट से देंगे कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। जी हाँ, ओ सदानीरा के लेखक, ओ सदानीरा के लेखक कौन है साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ओ सदानीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। साथियों इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए आंसर के साथ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा, सबसे पहले यहाँ पर वीडियो के नीचे आपको सी मोर का ऑप्शन मिलेगा। सी मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा होगा आवर टेलीग्राम चैनल लिंक, और इसमें एक लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम पे चले जाएंगे और ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी पीडीएफ आपको वहीं पे दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल 57 नंबर सवाल है, क्या है, ओ सदानीरा किस नदी के नियमित बनाकर लिखा गया है, बताइए। ओ सदानीरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया, गंगा को, गंडक को, कोसी को, या कमला को। 57 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए कि ओ सदानीरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया, नियमित बनाकर लिखा गया। जहाँ किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, ये गंडक नदी, ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ पे ओ सदानीरा जो है वो गंडक नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है, यानी उनका उल्लेख ऑप्शन नंबर बी जो है गंडक नदी का किया गया है। 58 नंबर सवाल क्या है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, बताइए। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ, 1946, 1961, 1958 या 1952 में। सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट से कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ। साथियों अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। 58 नंबर सवाल है। जी हाँ, 58 नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ। तो ये 1952 जो है, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था अर्धनारीश्वर निबंध। क्लियर है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 59 नंबर है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पे, या ऑप्शन नंबर 2 नीचे है, रश्मिरथी या रेणुका। तो बताइए दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी, उर्वशी इसका राइट है। क्या, उर्वशी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, कहता है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, बताइए। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, या इनमें से कोई नहीं। तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है वो ऑप्शन नंबर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी, जिसे अज्ञे जी ऑप्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। शॉर्टकट में इसे हम अज्ञे कह के बुलाते हैं। तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी है। तो ये था 60 नंबर सवाल। और हम चलेंगे 61 नंबर सवाल की ओर फटाफट अंदाज में। 61 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, बताइए। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, अपराध के बदल दी गई फांसी, या अपराध के बदल नहीं बदले बदले दी गई फांसी, या देश सेवा के बदले दी गई फांसी, या दुर्घटना में मृत्यु, या ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आपसे क्या कहा गया, उपयुक्त सभी। तो भगत सिंह ने किस मृत्यु को सुंदर कहा है, बताइए। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि किस मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को इन्होंने सुंदर उल्लेख किया है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल 62 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन सा है, बताइए। सिपाही की मां शीर्षक का एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, बिस्नी, मानक, मुन्नी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है,
यह सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में सबसे सशक्त पात्र पूछा है आपसे कि कौन है, तो ये बिस्नी है। क्यों है बिस्नी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिस्नी सबसे सशक्त पात्र उसमें माना जाता है। अगला सवाल को देखिए, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी, बताइए। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी? मानक की चिट्ठी की, मानक की बेनी ऑर्डर की, या मानक की ब्याह की, या मानके के आगमन की। तो बिस्नी और मुन्नी को प्रतीक्षा थी तो वो सिर्फ मानक की चिट्ठी की थी, और इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट है। ऑप्शन नंबर ए एकदम 100% राइट है। 64 नंबर सवाल देखिए कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। जी हाँ, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो रामवर सिंह के जो गुरु थे वो ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही नामवर सिंह का क्या था? गुरु थे। क्लियर है? 64 नंबर सवाल क्लियर है। तो आगे चलते हैं, 65 नंबर सवाल पे चलते हैं। 65 नंबर सवाल है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो नामवर सिंह साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है आलोचना, आलोचना के संपादक रहे हैं। किसकी? आलोचना की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला सवाल देखिए कि जूठन किनकी आत्मकथा है। जूठन की बात की है, किनकी आत्मकथा है? मोहन राकेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलय या उदय प्रकाश। तो जूठन की बात की है और ये पूछा है कि किनकी आत्मकथा है। 66 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की क्या है? एक प्रकार की आत्मकथा है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल 67 नंबर सवाल है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, बताइए। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? कालीराम, काशीराम, सुखदेव सिंह या ब्रह्मदेव। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, बताइए। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? हेडमास्टर जो थे जो जूठन की बहुत ज़्यादा पिटाई किए थे, तो जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? कालीराम था। क्या था? कालीराम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नाम भी इनका कालीराम था और कर्म भी कालीराम की तरह ही था, बिल्कुल 100%। क्लियर है? 67 नंबर सवाल तक क्लियर है। तो हम लोग फटाफट चल रहे हैं 68 नंबर सवाल की ओर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, बताइए। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज, भगत सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन राकेश। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो ये मलयज जी है। कौन है? मलयज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, मलयज। अगला सवाल को देखिए, 69 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, बताइए। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायज्ञ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या ऑप्शन नंबर सी कहता है उदय प्रकाश या प्रेमचंद्र। तो बताइए 69 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये उदय प्रकाश जी है। कौन है? उदय प्रकाश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 100% राइट ऑप्शन है उदय प्रकाश। इसे आप याद रखेंगे, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और तिरिच से हमेशा 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में पक्का ही आते हैं इस चैप्टर से। 70 नंबर सवाल की ओर चढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया? तिरिच है, तिरिच क्या है? तिरिच क्या? एक उपयोगी जंतु था, एक विषहीन जंतु या विषैले और भयानक जंतु था, ये इनमें से कोई नहीं। तो तिरिच जो थे साथियों वो क्या थे? एक विषैले और भयानक जंतु था जो काट लिया था किसको? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। और किसको काटा था इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, 1 मिनट। चलिए 71 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 71 नंबर सवाल है, तुलसीदास कैसे कवि थे? ये तुलसीदास जी, सॉरी क्या, तुलसीदास कैसे कवि थे? समन्वयवादी, पृथकवादी, या छायावादी, या रहस्यवादी। बताइए 71 नंबर सवाल का जवाब। चलिए 2 ही ऑप्शन में इसका जवाब है। तो तुलसीदास कैसे कवि थे? तो वे थे ऑप्शन नंबर ए, कैसे थे? समन्वयवादी थे। चलिए 72 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 72 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि कबहुक अब अवसर पाई, एक दोहा है और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कबहुक अब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? अब जो है संबोधन वो किसके लिए है? राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, सीता के लिए, रावण के लिए। कबहुक अब अवसर पाई में जो अब है, अब का संबोधन किसके लिए है?
तो ये सीता के लिए, किसके लिए? सीता के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 73 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है कि भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की, सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की। 73 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे कि भक्तमाल किसकी रचना है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो साथियों ये भक्तमाल जो है ये नाभादास की रचना है। किसकी है? नाभादास की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, 100% राइट है, नाभादास। चलिए 74 नंबर सवाल है कि भूषण किस काल के कवि है? बताइए, भूषण किस काल के कवि है? आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या रीति काल? भूषण किस काल के कवि है? जी हाँ, भूषण किस काल की कवि है? तो ये रीति काल की कवि है। किस काल की? रीति काल की कवि है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भूषण जो है ये रीति काल की कवि है। क्लियर है? आगे चलिए 75 नंबर सवाल कहता है कि सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? निराला से, महादेवी से, दिनकर से, जयशंकर प्रसाद से। 75 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग स्क्रीन के सामने बताएंगे, कमेंट करेंगे, 100% की स्पीड में कमेंट करेंगे और बताएंगे 75 नंबर की सिंघनु साहू किस परिवार से संबंध था इसका, ये आपको बताना है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जयशंकर प्रसाद। 76 नंबर सवाल है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा? किसने कहा था कि यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर है? जे कृष्णमूर्ति, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। 76 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताएंगे और इसका जो जवाब बताएगा वो भारत रत्न के लिए एकदम उपयोगी है। तो यूरोप के लोगों के बात करने का हुनर है, ये किसने बताया था? तो ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा था कि यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है। 76 नंबर सवाल का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है। 77 नंबर देखते हैं, कहता है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये लिखा है मलिया जी ने, गुलेरी ने, बालकृष्ण भट्ट ने या प्रेमचंद्र ने। तो आपको पता होगा बातचीत, जो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा लाइन से कि बोलता नहीं यानी बातचीत की बात की गई है। और बातचीत जो आपके चैप्टर है वो बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं और इसकी व्याख्या बालकृष्ण भट्ट ने अपने चैप्टर जो लिखे हैं बातचीत, उसमें पूरी व्याख्या इन्होंने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 77 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे 78 नंबर पर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी है? उसने कहा था, बुद्ध का कांटा या सुखमय जीवन या तिरिच? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है वो तिरिच लिखे थे। क्या? तिरिच। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, तिरिच। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चले अगला सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। 79 नंबर सवाल पर हम चलते हैं। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? बताइए, बिहार से संबंधित नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या शेख बहादुर सिंह? बताइए कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये शेख बहादुर सिंह जो है ये बिहार से संबंधित नहीं रखते। जयशंकर प्रसाद आपको पता होगा छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। जगदीश चंद्र माथुर भी है और रामधारी सिंह दिनकर, तीनों के तीनों बिहार से संबंध रखते हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह ये बिल्कुल बिहार से संबंध नहीं रखते। क्लियर है? 80 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। करवक में कौन सी बात पाई जाती है? करवक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा या दानव की महिमा? तो करवक में जो है साथियों यहाँ पे प्रेम की महिमा पाई जाती है। क्या? प्रेम की महिमा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट है और ये से एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 81 नंबर सवाल पर हम लोग चलेंगे। 81 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। कहता है 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है। मुहावरा से आपसे ये सवाल पूछा गया है और ऐसे मुहावरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मुहावरा MBVI की लिस्ट में डाल सकते हैं। हर एक एग्जाम में ये मुहावरा आपसे पूछा जाता है। तो 9 2 11 होना का सिंपल सा अर्थ है भाग जाना। इसे आप 10th क्लास से रटते हुईएगा। जी हाँ, 10th क्लास में ये आपको सिखाया गया होगा कि 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। 82 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 82 नंबर सवाल है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यह नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? घृणा करना, प्रिय होना, दूर दूर तक देखना या ईर्ष्या करना?
तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो प्रिय होना, जिसके नाक में बाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो 82 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। चलिए आगे चलते हैं, 83 नंबर पर चलते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, संधि विच्छेद से भी हमारे एग्जाम में और आपके 12th के एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगत जोड़ ईश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। जिसको ज़्यादा फास्ट लग रहा है वो लोग स्लो करके बिल्कुल वीडियो को देखें, ज़्यादा दिक्कत करने की सामना आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, रात का विलोम क्या होगा? बताइए, रात का विलोम क्या होगा? तो ये दिन हो जाएगा, रात का उल्टा हो जाता है, दिन हो जाएगा। 84 नंबर पर चलिए, सॉरी यहाँ पे ये 84 नंबर है, तो यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर राइट होगा ही, दिन हो जाएगा। और 85 नंबर पर चलते हैं, लोक का विशेषण क्या बताइए? तो लोक का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक का विशेषण हो जाएगा यहाँ पर लौकिक। लोक का क्या होता है? लौकिक होता है विशेषण, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 86 नंबर पर चलते हैं हम लोग, 86 नंबर सवाल को देखते हैं। एक मिनट आप लोग, 86 नंबर पर चलते हैं हम लोग। जी हाँ, 86 नंबर सवाल ये है, पुरुष का विलोम बताइए। पुरुष का विलोम क्या हो जाएगा? स्त्री, नारी, महिला, वनिता। तो पुरुष का जो विलोम होता है, यह पुरुष का विलोम जो होता है स्त्री होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्त्री हो जाएगा। और ऐसे मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताएगा कि आप लोग कितनी तैयारी आप लोग किए हैं। तो 87 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या बताइए? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर उत्सव, सॉरी महजोर उत्सव या महाजोर उत्सव, महोत्जोर उत्सव या महोत्सव, क्या हो जाएगा? महोत्सव का संधि विच्छेद। यह महोत्सव का संधि विच्छेद महा उत्सव होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। महाजोर उत्सव महोत्सव कहलाता है। 88 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, संतोष का संधि विच्छेद बताइए। सत जोड़ तोष, सम जोड़ तोष, सत प्लस तोष या संत प्लस ओष। संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सम जोड़ तोष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। चलिए 89 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं फटाफट से, और बहुत ही जल्दी हम लोग 50 क्वेश्चंस को कर लेंगे, मात्र 22 मिनट अभी हुआ है। और पानी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है? जी हाँ, पानी का पर्यायवाची नीर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, याद रखिएगा। बुराई में कौन सा प्रत्यय है? 90 नंबर सवाल है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो आई। बुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई। आप लोग जब इसका उच्चारण करेंगे तो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, बुरा प्लस आई क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखिए, 91 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 91 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है, ये देखिए, चक्रपाणी कौन सा समास है? यह चक्रपाणी कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन? बहुव्रीहि समास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चक्रवाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट। अगला सवाल देखिए, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? 92 नंबर सवाल है, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो ये व्यंजन संधि का। जी हाँ, व्यंजन संधि का उदाहरण होता है दिग्गज। 93 नंबर है कि रात दिन कौन सा समास है? तो रात दिन की बात की कौन सा है? बहुव्रीहि है, द्विंदव है या द्विगु है, तत्पुरुष है। तो रात दिन कौन सा समास है साथियों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, द्विंदव समास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 94 नंबर सवाल पे चलते हैं, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यह दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिन पर दिखाई देना। बहुत दिन पे दिखाई देना इसका अर्थ होता है। ये मुहावरा आपको गांव घर में बहुत ज़्यादा मिलता होगा। दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिन पर दिखाई देना। क्लियर है? 95 नंबर पर चलते हैं, नया का विलोम क्या होता है? बताइए, नया का विलोम पुराना होता है। क्या होता है? नया का पुराना होता है, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। अगला 96 नंबर सवाल पे चलते हैं, फटाफट चल रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ग्राम का विशेषण बताइए। ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण। डायरेक्ट आप इसका आंसर याद रखिए, ग्राम का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। 97 नंबर पर चलते हैं, और फटाफट से 97 में चलने से पहले स्टडी विद रवि चैनल को आप लोग जितना फास्ट में हमने आपको क्वेश्चन कराया है उतना ही फास्ट में आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए
और भी क्लास आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए बताइए अगला सवाल क्या है, तल्लीन का संधि विच्छेद बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, तत्व जोड़ लीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, राइट है। चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए, 98 नंबर सवाल। चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाता है शशि, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 99 नंबर सवाल पे चलते हैं, गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आरोप लगाना होता है। क्या होता है, आरोप लगाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। और आज का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कनक का अर्थ बताइए। तो कनक का अर्थ होता है सोना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। मात्र अभी 25 मिनट हुए हैं और हमने आपको टोटल के टोटल 50 क्वेश्चंस करा दिया है, एकदम सुपर फास्ट में कराया है सभी क्वेश्चंस। तो उतना ही सुपर फास्ट में आप लोग भी चैनल को क्या करेंगे, 1 लाइक 1 सब्सक्राइब 1 शेयर जरूर करें। स्टडी विथ रवि चैनल को ज्वाइन, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको सभी प्रकार के पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल सके। तो सोल्यूशन वीडियो देखना जरूरी है, नहीं तो आप पीडीएफ देखने से टॉप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल राइट है, पीडीएफ लेने से आखिर होता क्या है, कुछ नहीं होता। पीडीएफ लेके आप लोग सेव कर लेंगे और उसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो यहाँ पे क्लास कराया जाता है वो इम्पोर्टेंट है, वो देखना नहीं भूले। तो नो इग्नोर एनी क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम। तो बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करेंगे। और ये आपका आंसर है, आपको दिख जाएगा, शायद बहुत ही छोटा है, तभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका पीडीएफ कल आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टोटल का टोटल समाप्त हुआ पेपर नंबर 1 यानी मॉडल सेट का पेपर नंबर 1। फिर से हम लेके आएंगे पेपर नंबर 2 मॉडल सेट का, उसमें हम फिर से 100 क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जाते जाते आप लोगों को कुछ करना नहीं है, 1 लाइक 1 सब्सक्राइब 1 शेयर जाके आप लोग कर देंगे सभी स्टूडेंट के पास। तो तब तक लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।